हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इतिहास के मुख्य पहलुओं के बारे में और किस प्रकार से इतिहास में जो मिलावट की गई है, जो इतिहास सिलेबस में पढ़ाया जाता है, उस इतिहास में किस प्रकार की गलतियां हैं। आइए हम देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो लिखते हैं, मेरे पास किताब है। किताब का नाम है प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि प्रख्यात विद्वान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है। तो आइए शुरुआत करते हैं और लिखते हैं भी इस किताब में कि इतिहास लेखन में इतिहासकार कुछ जोड़ते हैं, कुछ छोड़ते हैं और कुछ का चयन करते हैं। यह छोड़ना, जोड़ना और चयन ही इतिहास का स्वरूप तय करता है। फिर तो तय है कि ऐसा इतिहास लेखन पूरी मानव जाति का इतिहास नहीं हो सकता। वास्तविकता का इतिहास और इतिहासकारों के उपलब्ध इतिहास में फर्क होता है। जैसा कि कहा गया है कि इतिहास लेखन में इतिहासकार कुछ छोड़ते हैं, कुछ जोड़ते हैं और कुछ का चयन करते हैं और फिर इसे किसी देश की इतिहास की संज्ञा प्रदान किया करते हैं। ऐसा इतिहास वस्तुतः राजनीतिक शक्ति का मात्र इतिहास होता है, जो भारी पैमानों पर हुई हत्याओं और अपराधों के इतिहास से भिन्न नहीं है। चिनुआ अचेबी ने लिखा है कि जब तक हिरन अपना इतिहास खुद नहीं लिखेंगे, तब तक हिरणों के इतिहास में शिकारियों की शौर्य गाथाएं गाई जाती रहेंगी। इसलिए भारत के इतिहास में वैदिक संस्कृति उभरी हुई है, बौद्ध सभ्यता पिचकी हुई है और मूल निवासियों के इतिहास बीच बीच में उखड़ा हुआ है। इतिहास सिर्फ वो नहीं है जिसे शासकों ने लिखवाया है और जो लिखा गया है, बल्कि इतिहास वो भी है जिसे हमारे पुरखों ने सहा है लेकिन लिखा नहीं गया है। छद्म इतिहास क्या है? इतिहास लेखन में यह दावा जो इतिहास की तरह प्रस्तुत किया जाता है, पर वह इतिहास नहीं होता, बल्कि इतिहास जैसा होता है वह छद्म इतिहास है। छद्म इतिहास और वास्तविक इतिहास की पहचान करना ही सही इतिहास दृष्टि है। यह विचित्र इतिहास बोध है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक युग आया। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, जबकि वैदिक संस्कृति ग्रामीण थी। उल्टा है, सवाल कर रहे हैं। भला कोई सभ्यता नगरीय जीवन से ग्रामीण की ओर चलती है का? ये प्रश्न है। सिंधु घाटी में बड़े बड़े नगर थे, स्नानागार थे, चौड़ी चौड़ी सड़कें थीं, बेहद उम्दा किस्म की सभ्यता थी। वही वैदिक युग में पशु चारक थे, कच्ची मिट्टी के घर थे, नल कुलों की झोपड़ियाँ थीं। तुर्रा यह है कि नल कुलों की झोपड़ियाँ उसी पश्चिमोत्तर भारत में उगी जहाँ बड़े बड़े सिंधु साम्राज्य के भवन थे। यह प्रश्न है। आपको ऐसा इतिहास बोध उल्टा नहीं लगता? यह प्रश्न है। आप पढ़ाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में लेखन कला विकसित थी और फिर उसके बाद वैदिक संस्कृति में पढ़ाने लगते हैं कि वैदिक युग में लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। वैदिक युग में लोग मौख याद करते थे और लिखते थे। क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? पढ़ी लिखी सभ्यता अचानक अनपढ़ हो जाती है क्या? यह प्रश्न है और यह प्रश्न वाजिब भी है, लेकिन क्योंकि ऐसा ही पढ़ाया जाता है। अब आप यह भी पढ़ाते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में मूर्ति कला थी, फिर उसके बाद पढ़ाते हैं कि वैदिक युग में मूर्ति कला नहीं थी। मतलब वैदिक युग में कुछ ना कुछ तो घालमेल होगा ही। क्या यह सब उल्टा नहीं है? भारत में स्तूप, स्थापत्य लेखन, कला मूर्ति, कला बर्तन, कला आदि का विकास निरंतर हुआ है, कोई गैप नहीं है। यदि इतिहास में ऐसा गैप आपको दिखाई पड़ रहा है तो वह वैदिक संस्कृति को
भारतीय संस्कृति में एडजस्ट करने के कारण दिखाई पड़ रहा है, वरना ऐसा कोई गैफ नहीं है। यह कैसा इतिहास लेखन है कि जिन वेदों के खुद का ही इतिहास साक्ष्य प्राप्त नहीं है, उन्हें ऐतिहासिक साक्ष्य मान लिया गया है। ऋग्वैदिक युग, फिर उत्तर वैदिक युग, फिर सूत्रों का युग, फिर महाकाव्यों का युग, फिर धर्मशास्त्रों का युग, यह भारत का भौतिक इतिहास नहीं है। ये तो संस्कृत साहित्य का इतिहास है, और किसी भी देश का भौतिक इतिहास ऐसे नहीं लिखा जाता, लिखा भी नहीं गया है। साहित्य का इतिहास ऐसे लिखा जाता है। वैदिक युग सही मायने में इतिहास का टर्मोलॉजी है ही नहीं। कहीं भी पढ़े हैं बाइबल युग, कुरान युग? नहीं पढ़े। वैदिक युग, महाकाव्य युग और सूत्र युग मूलतः इतिहास का नहीं बल्कि संस्कृत साहित्य के चैप्टर हैं, वरना दुनिया के इतिहास में किसी भी देश का साहित्यिक चैप्टर के नाम पर बाइबल युग, कुरान युग और हदीस युग नहीं है। वैदिक भाषा पुरानी है और वैदिक संस्कृति भी पुरानी है। तब इस तथ्य की भी पड़ताल की जानी चाहिए कि वैदिक युग के तथाकथित सोने के सिक्के, निष्क और चांदी के सिक्के, रजत कहाँ गए, जबकि धातु के सिक्के पहले गौतम बुद्ध के युग में मिलते हैं, जिसे आहत मुद्रा कहा जाता है। आज का अध्ययन जबकि पुरावशेषों और फ्लोरीन की मात्रा के मापन, काठ, कोयले और हड्डियों में रेडियोधर्मिता की मात्रा, भूचुंबकीय अवलोकन और वृक्ष तैथकी पर आधारित है, तब सतयुग या दोपहर जैसे थोतले काल मापक से किसी नायक या वस्तु की उम्र तय करना निरर्थक है। मिसाल के तौर पर वेदों की रचना सृष्टि के आरंभ में हुई। केतु वृक्ष 1100 योजन ऊंचे हैं। देवताओं का एक वर्ष मनुष्यों के 1,31,521 दिनों का होता है। ऐसे मामलों में भारत का भौतिक इतिहास ताम्र, कांस, लौह जैसी धातुओं और धूसर काले गेरुओं जैसे मृदंडों की राह पकड़ेगा, मगर सावधानी की जरूरत यहाँ भी है। आपने एक बार झूठ बोल दिया कि हड़प्पा सभ्यता के बाद उत्तरी भारत में वैदिक युग आया। अब इसे साबित करने के लिए आप दूसरा झूठ बोल रहे हैं कि उत्तरी भारत में ताम्र युग के बाद सीधे लौह युग आ गया। आपने कांस्य युग की सभ्यता को वैदिक युग की झूठी तोप सुड़ा दिया। पश्चिमोत्तर भारत में ताम्र युग के बाद कांस्य युग आया। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य युग का प्रतीक है, मगर पूर्वोत्तर में इतिहासकारों ने ताम्र युग के बाद सीधे लौह युग ला दिया और वे कांस्य युग को खा गए। जब लोहे की खोज नहीं हुई थी तब लोग तांबे को ही लोहा कहा करते थे। तांबे को लोहा इसलिए कहते थे कि तांबे का रंग लोहित होता है। लोहित का अर्थ है लाल रंग। लाल रंग कौन होता है, तांबा या लोहा? जाहिर है कि लाल रंग का तांबा होता है, इसलिए लोग तांबे को लोहा कहते थे। लोहा से ही लहू शब्द बना। लहू का अर्थ है खून। खून के रंग का कौन होता है, तांबा या लोहा? पाली में तांबे को लोह मतलब लोहा भी कहा गया है, अर्थात पाली तब की है जब लोहे की खोज नहीं हुई थी। तब सरसरी नज़र से ही पाली का इतिहास उत्तरी भारत में ईसा से 1000 साल पहले छलांग मार देता है। तो हमने जाना कि किस प्रकार से इतिहास में मिलावट की गई है, कि उन्होंने किस प्रकार से वैदिक काल में मिलावट की है और तमाम प्रकार की मिलावट की है। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास किया। छोटा सा वीडियो था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो इतिहास में घाल मेल
हुआ है। तो आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो तो ट्रूथ लिटरेचर को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमारे ज्वाइन बटन के माध्यम से चैनल के मेंबर आप लोग बन सकते हैं, हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत।